Good afternoon, everyone. I welcome you all to Major HS Kalsi's Balnoi Academy. This is your GS mentor, Asmita Singh, and today we will be covering the international current affairs for the month of July 2026, part 2. So the first category is sports, right? So the first question on your screen is, Australia defeated England by 7 wickets to win the ICC Women's T20 World Cup. The first thing is, where was the venue of ICC Women's T20 World Cup? It was Lord's Cricket Ground, which is in London. Who won this series? ये जीता है ऑस्ट्रेलियन वुमेन्स क्रिकेट टीम ने, ऑलराइट, और ये इनकी पहली, दूसरी या तीसरी नहीं, 7th कॉन्सिक्यूटिव विन है. इसी के साथ ये बन जाती है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप को जीतने वाली टीम. ऑलराइट, एज यू कैन सी इंग्लैंड को डिफीट किया है. इंग्लैंड ने स्कोर किया था 154 विकेट्स में और उस टारगेट को मीट कर लिया ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम ने. Who is the captain of England? Nat Sciver-Bruns. All right. और if I talk about the captain of Australian women's cricket team, it was Sophie Melnyk. All right. So this information is quite important. इसके अलावा भी there are so many things which you need to know. All right. Because as I told you, ये 7th time है जब ऑस्ट्रेलिया ने इस वर्ल्ड कप को हासिल किया है. इससे पहले 2012, then 2014, then 2018, then 2020, then 23 and 2016, 2026 this time. All right. तो ये सारे साल even because ये 6 है, मतलब सबसे पहला इन्होंने जो वर्ल्ड कप अपलिफ्ट किया था, जो जीता था, वो था 2010 में. देन आफ्टर 2 years 2012, फिर 14, फिर 18, 20, फिर 23 और 26. दिस इज द 7th कॉन्सिक्यूटिव यू कैन से विन. ओके, सो आफ्टर दैट एक और क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है, एक और डेटा जो इम्पोर्टेंट है कि क्या अभी तक इंडिया की वुमेन्स क्रिकेट टीम कोई भी वर्ल्ड कप जीती है? नो, नेवर. ठीक है, हालांकि 2020 में रनर अप जरूर रही थी, बट ऑस्ट्रेलिया ने डिफीट करा था. बिकॉज एज यू कैन सी ऑस्ट्रेलिया 2020 में भी जीत चुका था. अगर मैं आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करूं, 2007 में ये पहला इसका इनॉग्रल मैच या फिर इनॉग्रल आप कह सकते हैं वर्ल्ड कप था. साउथ अफ्रीका में बेसिकली होस्ट हुआ था फाइनल मैच, जिसमें कौन जीता था? इंडिया जीत गया था अपना पहला इनॉग्रल आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप और डिफीट किया था. डिफीट किसे किया था? पाकिस्तान को. ऑलराइट, तो ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और इसी के साथ लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट इज अबाउट द फॉर्मूला 1 रेसर whose name is Charles Leclerc. ठीक है, if you follow Formula 1 Grand Prix, see it's a French word and the pronunciation is this, as I told you, it's a French word, but if you say this word in English, it becomes Grand Prize. और ये जो Grand Prix Formula 1 रेसिंग है, it's a motorsport. ठीक है, चार्ल्स लेक्रेक ने 2026 का ब्रिटिश ग्रैंड प्री, ठीक है, विन किया है एट सिल्वरस्टोन. ठीक है, सिल्वरस्टोन इज ऑल्सो इन इंग्लैंड. इसके अलावा व्हाट्स द अदर इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी है इनके बारे में? इट्स हिज 9th फॉर्मूला 1 विक्ट्री. ठीक है, ही बेसिकली ड्राइव्स फरारी कार, सो ही प्लेस फॉर फरारी. ये तो आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. हालांकि कभी इन्होंने फॉर्मूला 1 वर्ल्ड कप चैंपियनशिप नहीं जीती है. ठीक है, बट ये इनकी 9th विक्ट्री है फॉर्मूला 1. ठीक है, जॉर्ज रसल जो कि मर्सिडीज कार यूजुअली ही यूजेस मर्सिडीज एंड ही ड्राइव्स फॉर मर्सिडीज, उनको इन्होंने डिफीट करा. ठीक है, 3rd पोजीशन किसकी आई? लुइस हैमिल्टन की. ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन आपको दे दूं, 7 टाइम्स या मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स वर्ल्ड कप जीता है लुइस हैमिल्टन ने. लुइस हैमिल्टन ने. आपने मैक्स वर्स्टैपेन का भी नाम सुना होगा, राइट? मैक्स वर्स्टैपेन, उन्होंने जीता है 4 टाइम्स. चार्ल्स लेक्लेर्क ने अभी तक नहीं जीता है, बट हाँ, ये जो इंडिविजुअल रेसेस है वो 9th
इनकी विक्ट्री है, मतलब इससे पहले भी 8 टाइम्स इंडिविजुअल रेसेस ये जीत चुके हैं। अगर मैं 2026 ईयर की बात करूं तो अभी तक 11 फार्मूला 1 रेसेस हो चुकी हैं। इस साल वैसे तो टोटल 24 होने वाली थी, बट सऊदी अरेबिया की जो रेस थी, सऊदी अरेबियन ग्रां प्री, वो कैंसिल हो गई है। तो इस साल 24 नहीं 23 टोटल रेसेस होंगी, जिसमें से 11 हो चुकी हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है ये, याद रखिएगा। ब्रिटिश ग्रां प्री किसने विन की है? चार्ल्स लेक्रेक ने विन की है। ऑलराइट, लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, so this will definitely come in your examination. सबसे पहले you need to know who is Linda Noskova, ठीक है, because ये न्यूज में बहुत थी। She won her first Grand Slam title by defeating fellow Czech, because ये भी है चेक रिपब्लिक की, और इनका जो ओपोनेंट थी वो भी कहाँ की है? वो भी है चेक रिपब्लिक की, ठीक है। और चेक रिपब्लिक इज अ कंट्री जिन दोनों प्लेयर्स चेक रिपब्लिक की ही थी। जो कैरोलिना मचोवा है उनको डिफीट कर दिया इन्होंने, लिंडा नोस्कोवा ने, ठीक है। और कौन सा बेसिकली कप इन्होंने लिफ्ट किया है? विंबलडन, ठीक है। तो विंबलडन 2026 वुमेन सिंगल टाइटल की विनर आपके सामने है लिंडा नोस्कोवा, ठीक है। ये जो जितने भी ग्रैंड स्लैम्स है ना, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कुछ स्टैटिक जी के डिस्कस करते हैं, ठीक है। ग्रैंड स्लैम्स की अगर मैं बात करूं, देयर आर 4, स्टार्टिंग विद ऑस्ट्रेलियन ओपन, राइट। ऑस्ट्रेलियन ओपन, अब देखिए एग्जामिनर कहां से आपको क्वेश्चन देगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन लेट जैन और अर्ली फेब में कंडक्ट होता है। कहां होता है ये? मेलबर्न में, मेलबर्न में, ठीक है। प्लेस भी आपको याद रखनी है। और ये होता है हार्ड कोर्ट में, ठीक है। इसका जो कोर्ट होता है वो हार्ड कोर्ट होता है। फिर दूसरे नंबर पे होता है फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन होता है लेट में एंड अर्ली जून में, ये होता है पेरिस में। ऑलराइट, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आए एग्जाम में, PYQ है कि कौन सा ओपन या कौन सा ग्रैंड स्लैम रेड क्ले पे होता है? तो फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर होता है विंबलडन, जिसका हम करंट अफेयर अभी टैकल कर रहे हैं, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। ये होता है लेट जुलाई और अर्ली अगस्त में, ठीक है। अभी ये बेसिकली होता है लंदन में, लंदन में। और ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया है, ये होता है ग्रीन ग्रास में, ये होता है ग्रीन ग्रास में, ठीक है। लास्ट होता है जो फिनिशिंग होता है यूएस ओपन, वो लेट अगस्त और अर्ली सितंबर में हो जाता है, ठीक है। यूएस ओपन होता है आपका न्यूयॉर्क में, ठीक है। और यूएस ओपन भी हार्ड कोर्ट में होता है। तो एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स कि बेसिकली कौन सा रेड क्ले पे होता है, कौन सा ग्रीन ग्रास कोर्ट में होता है। तो ग्रीन ग्रास कोर्ट में विंबलडन होता है और रेड क्ले में फ्रेंच ओपन होता है, ठीक है। मैंने टाइम भी आपको बता दिया। तो अभी हम विंबलडन कर रहे हैं बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ जुलाई में। इससे पहले ऑलरेडी आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन के विनर्स करंट अफेयर्स में बता चुकी हूँ, प्लीज गो थ्रू। ओके, सो एट जस्ट 21 ईयर, बिकॉज शी इज जस्ट 21, सो she is just 21 years old, she became the 9th consecutive first time Wimbledon women's championship। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको एक कोइंसिडेंस ही समझ लीजिए कि 9th टाइम कॉन्सिक्यूटिवली हो रहा है कि विंबलडन जो भी महिला जीत रही है वो उनका एक इनॉग्रल आप कंसिडर कर सकते हैं, जो उनका फर्स्ट टाइम विंबलडन का मैच है, और वो 9th बनती है ये। मतलब इससे पहले भी जो 8 महिलाएं हैं जिन्होंने विंबलडन ओपन जीता, they were all new, all right, so सब पहली बार ही अपना डेब्यू कर रहे थे विंबलडन में। सो द विक्ट्री एक्सटेंडेड द चेक रिपब्लिक डोमिनेंस एट विंबलडन आफ्टर टाइटल्स बाय, ठीक है। और बेसिकली इससे पहले भी ये 2 जो फीमेल प्लेयर्स हैं वो जीत चुकी हैं। चेक रिपब्लिक के बहुत से प्लेयर्स हैं जो इस विंबलडन ओपन को जीत चुके हैं। Who is the next one? World number 1 Jannik Sinner. This is very very important. Why it's important? एक तो वर्ल्ड नंबर 1 की बात हो रही है, ठीक है। और नाम आपको याद रखना है बिकॉज अभी ये रैंक 1 पे है जैनिक सिनर, ठीक है। जैनिक सिनर ने भी डिफीट कर लिया है, ठीक है। विंबलडन विमेंस टाइटल तो आपने देख लिया, लिंडा, ठीक है। एंड जो मेंस टाइटल है वो जैनिक सिनर है। इन्होंने किसको डिफीट किया? इन्होंने डिफीट किया अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, ठीक है। और ये बड़ी एक कमाल की बात है, एक नहीं 2 नहीं, ये 10th कॉन्सिक्यूटिव टाइम है जब जैनिक ने डिफीट किया है अलेक्जेंडर को। देखो ना, 10th कॉन्सिक्यूटिव विन ओवर दी जर्मन, बिकॉज ही इज फ्रॉम जर्मनी, हु अलेक्जेंडर ज़्वेरेव, ठीक है। तो विमेन का तो मैंने आपको बता ही दिया, लिंडा नोस्कोवा, एंड मेंस के जैनिक सिनर। और बाकी सारी इंफॉर्मेशन मैं आपको दे चुकी हूँ कि कौन सा ग्रीन ग्रास में होता है, कौन सा रेड क्ले पे होता है, ठीक है। इसके अलावा हेनरी पैटन एंड हैरी हेलियोवारा, ठीक है, इन्होंने मेंस डबल वन किया है, और वो हानियो एंड क्रिस्टीना लेडोनोविक
इन्होंने सिक्योर किया है विमेंस डबल। तो वैसे तो जनरली सिंगल टाइटल्स पूछे जाते हैं, बट इफ दे आस्क यू अबाउट मेंस टाइटल और द डबल्स टाइटल, सिंगल्स के मेंस और विमेंस टाइटल ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, बट अगर डबल्स आए तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए लेट्स टॉक अबाउट लियोनेल मेसी। You know that he plays for Argentina. So Lionel Messi became the first footballer to appear in 3 FIFA World Cup finals. This is very very important, okay? And वैसे तो अर्जेंटीना हार गई, स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना था 2026 फीफा में, बट ही इज द ओनली प्लेयर, ही इज द फर्स्ट फुटबॉलर जो अपीयर हुए हैं 3 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल्स में। देखते हैं वो 3 फीफा वर्ल्ड कप्स कौन कौन से हैं, 2014 का, 2020 का, और सॉरी ये तो काफू है बेसिकली, ठीक है। हिज प्रीवियस फाइनल अपीयरेंस केम इन 2014 एंड 2022 एग्जैक्टली, आई एम एब्सोल्युटली राइट, एंड द थर्ड इज 2026। काफू इससे पहले जो एक ब्राजीलियन फुटबॉलर है वो 2 बार अपीयर हो चुके हैं, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में, बट इनको भी सरपास किसने किया है, लियोनेल मेसी ने। सबसे पहले आए थे 2014 में, फिर 2020 में, और अब आए हैं फाइनल 2026 में, ठीक है। हालांकि जो 2022 वाला था उसमें अर्जेंटीना ही जीती थी, तो क्योंकि अभी तक क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोई भी फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, या पुर्तगाल ने नहीं जीता है, मतलब पुर्तगाल ने जीता है बट क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने कोई नहीं जीता है, राइट। बट लियोनेल मेसी ने 2022 में, या जो अर्जेंटीना है उसने 2022 में फीफा 2022 वर्ल्ड कप जीता था, ठीक है, बट अभी हार गए। He played in the only 2 finals, तो काफू ने तो सिर्फ 2 फाइनल्स में प्ले किया है, बट लियोनेल मेसी ने 3 फाइनल्स में, ठीक है। हालांकि ये रहा 1-0 से लॉस्ट हो गया मैच, अर्जेंटीना लॉस्ट इट, ओके। सो मेसी enjoyed an outstanding tournament with 8 goals and 4 assists, ठीक है, reinforcing his legacy as one of the football's greatest player, indeed a greatest player, despite missing the opportunity for consecutive World Cup titles, ठीक है। सो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, याद रखिएगा। फीफा से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा आएंगे एग्जाम में, बिकॉज फीफा 2026 जस्ट अभी फिनिश हुआ, ठीक है। सो और बात कर लेते हैं अब 2030 की भी। सो द फीफा वर्ल्ड कप 2030 विल सेलिब्रेट द टूर्नामेंट्स 100th एनिवर्सरी विद द हिस्टोरिक मल्टी कॉन्टिनेंट फॉर्मेट। अब सबसे पहले आपको ये जानना है कि होस्ट कौन कौन सी सीरीज है। तो होस्ट है स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को, ये सब आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, ये एक बहुत ही अमेजिंग आपको फैक्ट मैं बताती हूँ, ये दोनों है यूरोप में, ठीक है, और ये है अफ्रीका, ठीक है। अभी आप समझते रहिए मैं आगे आपको क्या बता रही हूँ। और जो ये यूरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे है, यू वेरी वेल नो इट्स इन साउथ अमेरिका। तो ये पहली बार होने जा रहा है क्योंकि फीफा 2030 अपनी 100th एनिवर्सरी सेलिब्रेट करेगा, ठीक है। तो पहली बार ऐसा है कि फीफा को 1 नहीं 2 नहीं 3 कॉन्टिनेंट्स होस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पे ओपनिंग मैचेस होंगे बेसिकली। तो पहला तो हो गया साउथ अमेरिका, फिर हो गया यूरोप और हो गया अफ्रीका, ठीक है। तो 48 टीम्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगी, इंक्लूडिंग 6 ऑटोमेटिक होस्ट बर्थ। इट विल बिकम द फर्स्ट मेंस वर्ल्ड कप होस्टेड अक्रॉस द कॉन्टिनेंट्स एंड 6 कंट्रीज, एज आई टोल्ड यू, ठीक है, कि कंट्रीज कितनी है, 6 कंट्रीज हो गई, स्पेन, पोर्टुगल एंड मोरक्को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट यूरुग्वे, अर्जेंटीना एंड पैराग्वे। तो कंट्रीज तो 6 हो गई, और कॉन्टिनेंट्स कितने हो गए, 3 कॉन्टिनेंट्स हो गए, इसीलिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला फीफा वर्ल्ड कप कब हुआ था, ये आता है एग्जाम में। फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप हुआ था 1930 में, यूरुग्वे में हुआ था, और विनर भी यूरुग्वे ही थी, ठीक है। और बस अपार्ट फ्रॉम दैट, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ फीफा इफ समवन आस्क यू, इट्स इन ज्यूरिख, स्विट्जरलैंड, ठीक है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है हेडक्वार्टर, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैक्सिमम फीफा वर्ल्ड कप किसने जीते हैं, मैक्सिमम फीफा वर्ल्ड कप जीते हैं ब्राजील ने, ठीक है, ब्राजील ने। हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, ओके। चलिए लेट्स मूव फॉरवर्ड। So who is this man? A great footballer, Brazilian football legend Neymar Jr. retired from international football after Brazil's 2-1
FIFA World Cup 2026 round of 16 defeat to Norway at MetLife Stadium. ठीक है, तो अब ये रिटायरमेंट ले रहे हैं. ठीक है, इनका करियर कितने सालों का है आप देख सकते हैं. 16 ईयर इंटरनेशनल करियर इनका है. अगेन फुटबॉल से रिलेटेड करंट अफेयर. नेमार स्कोर्ड ब्राजील only goal through a late penalty. ठीक है, and he retires at Brazil all-time leading men's scorer with कितने goals? 80 goals and 59 assists in 130 appearances. ठीक है, उनके achievements थोड़े डिस्कस कर लेते हैं. इस achievements include the 2013 FIFA Confederations Cup, 2016 का Olympic gold medal which is very important, although a FIFA World Cup title remained elusive throughout his district. मतलब FIFA का कोई भी इन्होंने वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए, बट ठीक है. अगेन ग्रेट अचीवमेंट एंड अ ग्रेट फुटबॉलर. चलिए अब डिस्कस कर ही लेते हैं विनर को फीफा 2026 के. स्पेन डिफीट किसे किया? अर्जेंटीना को, बिकॉज स्पेन वर्सेस अर्जेंटीना था. ठीक है, 1-0 से आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम एट मेटलाइफ स्टेडियम. और ये कहाँ है? न्यू जर्सी. ठीक है, नाउ इस पे ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आएगा बिकॉज विनर को लेके क्वेश्चन आता है. फिर मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी कि किसको गोल्डन बूट, गोल्डन ग्लव मिला, किसको सिल्वर बूट, सिल्वर ग्लव, और किसको ब्रोंज बूट एंड ब्रोंज ग्लव. ठीक है, ये तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है. एंड या आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस. अब ध्यान से देखिए, वी हैव देयर आर लॉट डिटेल्स टू इनटेक. Kylian Mbappe, very important, got the golden boot and became the highest goal scorer in FIFA World Cup history. मतलब इन्होंने लियोनेल मेसी को भी डिफीट कर दिया. अभी तक की हिस्ट्री में 21 गोल्स थे लियोनेल मेसी के. और इस अगर मैं FIFA 2026 की बात करूं तो Kylian Mbappe ने 10 गोल स्कोर किए और अब इनका टोटल हो जाता है, मतलब इनके करियर का टोटल हो जाता है 22. सो he has surpassed Lionel Messi. All right, achieving the milestone across 3 World Cups, the French star overtook legendary players. इन्होंने देखिए कितने सारे प्लेयर्स को, पेले को, इवन क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी सरपास कर दिया, मेसी को सरपास किया अभी तो. सो बेस्ट यंग प्लेयर किसको मिला है? बिकॉज अभी तो एम्बापे के बारे में वी हैव डिस्कस कि इनको गोल्डन बूट मिला है. इसके अलावा भी कुछ अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट हुए, जैसे बेस्ट यंग प्लेयर का अवार्ड गया है पाओ इब्रासी स्पेन के. ठीक है, एंड देन ही इज जस्ट 19 ईयर ओल्ड. एंड उनाई साइमन स्पेन के गॉट द गोल्डन ग्लव. अब अच्छा, व्हाट इज गोल्डन ग्लव? बेस्ट गोलकीपर. व्हाट इज गोल्डन बूट? बेस्ट गोल स्कोरर. द नेदरलैंड्स वॉन द फीफा फेयर प्ले अवार्ड. दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट. नेदरलैंड्स को मिला है फीफा फेयर प्ले अवार्ड. इसके बाद एक क्विक रिविजन कर लेते हैं. गोल्डन बॉल रॉड्री स्पेन. सिल्वर बॉल, अच्छा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डन बॉल? हाईएस्ट गोलकीपर. ठीक है, सॉरी हाईएस्ट goal scorer. No, I was right. We are talking about highest goal keeper, right? We are talking about ball and not boot. So ये second highest goalkeeper and that's the third highest. All right, so silver ball Lionel Messi and bronze ball Kylian Mbappe. Then golden boot again Mbappe, silver Lionel Messi and bronze boot मिला है Jude Bellingham. ठीक है, ये सारा डेटा to रिमेंबर. यहां से एग्जाम में बहुत क्वेश्चंस आने के चांसेस हैं. पहले इसको डिस्कस करते हैं. आपको पता है आज ही 2 अगस्त एंड हो रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स 2026. 23rd कौन सा एडिशन है? 23rd कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 विल बी हेल्ड इन ग्लासगो. सबसे पहले वेन्यू, वेरी इंपॉर्टेंट. वेन्यू क्या है? ग्लासगो. ठीक है, फ्रॉम 23 जुलाई जैसा कि मैंने बोला, और the ending ceremony is in 2nd of August 2026 featuring 74th Commonwealth nations. कितने nations ने participate करा है? 74 nations ने participate करा है. 10 sports होंगे. ठीक है, और total कितने events हैं, मतलब total कितने gold medal distribute होने वाले हैं? That's 215 medal events होंगे. India has announced a contingent of 120 members. ठीक है, विद लीडिंग मेडल होप्स इंक्लूडिंग, मतलब ये कुछ प्लेयर्स हैं जैसे जैवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, देन मीराबाई चानू, द वेटलिफ्टर, द ग्रेट वेटलिफ्टर, देन दी बॉक्सर लवलीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है, एक्सपेक्टेड है. अभी मैं बताती हूँ कितने मेडल्स अभी तक फिलहाल, बिकॉज आज भी कुछ इवेंट्स हैं एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि शॉर्ट पुट में, डिस्कस थ्रो में, स्विमिंग में हमें आज भी मेडल मिल सकता है. अभी भी कुछ इवेंट्स हैं. ठीक है, तो सुबह तक भी द डेटा इज इंडिया को मिले हैं 39 मेडल्स कॉमनवेल्थ 2026 में, out of which 13 gold medal, 17 silver and then 9
ब्रोंज मेडल। ऑलराइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंडिया की रैंक अभी तक मेडल टैली में 4th है, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टैटिक के, क्या कभी इंडिया में कॉमनवेल्थ होस्ट हुआ? इंडिया में 2010 में न्यू दिल्ली में कॉमनवेल्थ होस्ट हुआ था, और ये वही साल है जब इंडिया की परफॉर्मेंस सबसे बेस्ट थी। 101 मेडल्स इंडिया ने ग्रैब किए थे 2010 में, जो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑर्गेनाइज हुए थे इंडिया में, न्यू दिल्ली में, और इंडिया सेकंड रैंक पे था ओवरऑल टैली में। तो अभी तक इंडिया की बेस्ट परफॉर्मेंस। इससे भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाह रही हूँ वो ये है कि जो कॉमनवेल्थ 2030 है उसका सर्टिफाइड एंड ऑफिशियल होस्ट है इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा दैट विच कंट्री इज होस्टिंग 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स। ऑलराइट, सो इट्स इंडिया। इंडिया अब सेकंड टाइम होस्ट करने जा रही है आफ्टर सो लॉन्ग, 20 इयर्स बाद, 2 डेकेड्स बाद, ठीक है। कहाँ? इंडिया में ही होस्ट होंगे। उसके अलावा अभी की मैं बात बताऊं तो नीरज चोपड़ा को कॉमनवेल्थ 2026 में सिल्वर मेडल मिला है, लीना को भी सिल्वर मेडल मिला है, मीराबाई चानू को मिला है गोल्ड मेडल, ठीक है। सो ये इट्स होमवर्क टू यू, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सारे नाम नहीं तो एटलीस्ट 13 गोल्ड मेडलिस्ट के नाम तो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। चलिए, ये करंट अफेयर आपको समझाने से पहले कुछ आपको स्टैटिक जीके बता। 1900 में हो रहे थे पेरिस ओलंपिक्स, ठीक है। जब क्रिकेट को पहली और आखिरी बार इंट्रोड्यूस किया गया था ओलंपिक्स में। अब इतने सालों बाद क्रिकेट विल रिटर्न टू द लॉस एंजलिस 2028 ओलंपिक। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है कि 2028 ओलंपिक्स का वेन्यू क्या है, समर ओलंपिक्स का, इट्स एलए। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। दूसरा, क्रिकेट को रीइंट्रोड्यूस किया जा रहा है। अभी यहाँ से फिर से कुछ क्वेश्चंस जो एग्जामिनर पूछ सकते हैं और अक्सर एफकेट जैसे एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। जैसे अभी हम क्या डिस्कस कर रहे थे, कॉमनवेल्थ। तो पहले मैं आपको कॉमनवेल्थ का बताती हूँ। कॉमनवेल्थ, जिसको इंपीरियल ब्रिटिश गेम्स बोला जाता था पहले, ठीक है, वो स्टार्ट हुए 1930 में। एक पीवाईक्यू है कि कब कॉमनवेल्थ गेम्स स्टार्ट हुए और कहां पे सबसे पहले हुए। सो द आंसर इज हैमिल्टन, कनाडा। हैमिल्टन, कनाडा, ठीक है। और लेकिन अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? ओलंपिक्स की। ओलंपिक्स तो और पहले शुरू हो गए। मॉडर्न ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे 1896 में। ये ईयर पूछा जाता है और वेन्यू भी पूछा जाता है। ये हुए थे एथेंस में। एथेंस कहाँ है? ग्रीस में। इतना पहले आप डेटा याद रखिएगा। ठीक 4 साल बाद क्रिकेट को इंट्रोड्यूस करें, बट बाद में क्रिकेट को नहीं रखा गया, ओलंपिक्स में नहीं खेला जाता था, एज यू वेरी वेल नो, राइट। अब रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं इतने सालों बाद, ठीक है। इट्स ऑलमोस्ट अ सेंचुरी, सी, राइट। सो आई थिंक इट्स 126 years, राइट। सो मेंस एंड वुमेन टूर्नामेंट होंगे, फॉर्मेट होगा T20, ये याद रखिएगा, ठीक है। 20 ओवर्स का मैच होगा और फीचर कितनी टीम्स होंगी? 16। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सी 6 टीम्स होंगी, राइट। यू मस्ट बी थिंकिंग दैट। तो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में। दुबई, यूएई। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में। और आईसीसी फॉर्म हुई थी, स्टैब्लिश हुई थी 1909 में। तो इन्होंने डिसाइड करा है कि हम क्वालिफाई करेंगे 6 टीम्स को। ये किस पे बेस्ड होगा? ये तो अभी करंटली आईसीसी रैंकिंग पे बेस्ड होगा। तो इंडिया के मेंस क्रिकेट टीम के, इवन वुमेन्स के भी चांसेस हैं, स्पेशली मेंस के। कॉन्टिनेंटल रिप्रेजेंटेशन, होस्ट नेशन एलिजिबिलिटी, और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा जो 2027 में क्वालिफाइड टूर्नामेंट्स होंगे। तो 2028 में ओलंपिक्स है, तो 27 में कुछ क्वालिफाइंग टूर्नामेंट्स होंगे। उसमें बेसिकली डिसाइड होगा, उसके थ्रू डिसाइड होगा कि कौन सी 6 टीम्स होंगी जो आपस में कंपीट करेंगी। हालांकि 4 टीम्स ऑलरेडी डिसाइड हो चुकी है, इसमें अभी तक अनफॉर्चुनेटली इंडिया ने 4 विमेन टीम्स हालांकि अनाउंस हुई है। ऑस्ट्रेलिया, ओके, मेंस टीम में अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई, विमेन में इंडिया भी है, दैट्स अ गुड पार्ट, राइट। तो ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड ग्रेट ब्रिटेन, मतलब विमेन में तो ये टीम 4 है, 2 और कौन सी, ठीक है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग करंट अफेयर है, इससे एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। चलिए अगला, फिर क्रिकेट लवर, इफ यू क्रिकेट फैन, आप जानते होंगे कौन है। इंडियन कैप्टन बेन स्टोक्स, इन्होंने अपना अनाउंसमेंट रिटायर करा है। जैसे अभी फुटबॉलर ने अनाउंसमेंट करी है अपने रिटायरमेंट, नेमार जूनियर, राइट। सिमिलरली बेन स्टोक्स ने भी रिटायरमेंट ले ली है इंटरनेशनल क्रिकेट से।
ठीक है, ये फर्स्ट टेस्ट जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे थे वहीं पे उन्होंने अनाउंसमेंट की, ठीक है। और ये अपने 15 साल का illustrious करियर एंड कर रहे हैं अब, 15 ईयर्स करियर। ही विल ऑल्सो स्टेप डाउन एज इंग्लैंड टेस्ट कैप्टन, तो अभी इंग्लैंड के टेस्ट कैप्टन भी नहीं रहेंगे बिकॉज रिटायरमेंट ले रहे हैं। 2022 से थे इस पोजीशन पे। Stoke is remembered for his match-winning 84 in the 2019 ICC World Cup final, an iconic 135 at Headingley during the 2019 Ashes. Ashes एक ऐसी क्रिकेट टूर्नामेंट है जो सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच होती है, और ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है। His highest test score is 258 against South Africa, ठीक है, इनका बेस्ट स्कोर ये है 258 साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट, ठीक है। और बस इनके बारे में एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे पूछ सकते हैं which of the following cricket players have recently announced his her retirement, okay, so important. Let's do the next one. इसीलिए इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर क्योंकि आप देख सकते हैं कि जो एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप थे ये होस्ट हुए इंडिया में भी कहा, अहमदाबाद में, तो इस पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है। विनर कौन है? इंडोनेशिया, और अपना मेरन एबीसी मेंस वॉलीबॉल कप जीता है, इससे पहले नहीं जीता था इंडोनेशिया, ठीक है। डिफीट करा है कोरिया बाय 3-3 इन द फाइनल आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम अ अर्ली ग्रुप स्टेज डिफीट, ठीक है। इनकी टीम के एडनेस अराबी, इन्होंने 17 पॉइंट्स स्कोर करे हैं, मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर का इनको खिताब मिला है, ठीक है। और बेसिकली कोरिया को डिफीट करा है, तो कोरिया को मिला है सिल्वर मेडल, ठीक है। और इंडिया ने क्लेम किया है ब्रॉन्ज मेडल, बिकॉज देखिए इंडिया ने ही होस्ट किया है कि इंडिया को भी कौन सा मेडल मिला है, इंडिया 3rd पोजीशन पे इंडिया ने एंड किया ब्रॉन्ज के साथ, ठीक है। सो बस इतना इंपॉर्टेंट है याद रखना, इससे ज्यादा कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आपको होस्ट याद रखना है, वेन्यू दैट इज अहमदाबाद, विनर दैट इज इंडोनेशिया, डिफीट किया है कोरिया को, और इंडिया है 3rd पोजीशन पे, तो इंडिया को मिला है ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। इससे ज्यादा डेप्थ में कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। अगेन वी टॉकिंग अबाउट फॉर्मूला 1 ग्रांड प्री, अभी हमने चार्ल्स लेक्लेर्क के बारे में इंफॉर्मेशन केटर की थी, जिसमें हमने पढ़ा उन्होंने ब्राजीलियन ग्रांड प्री जीती है। लेट्स सी उन्होंने कौन सी ग्रांड प्री जीती है। जॉर्ज रसल, ये मर्सिडीज के लिए, he basically drives a Mercedes car, he plays for Mercedes. So George Russell won the 2026 Australian Grand Prix. मैंने अभी भी बताया 11 Grand Prix ऑलरेडी हो चुकी है, ठीक है। तो चाइना ग्रांड प्री हो चुकी है, ठीक है, बेल्जियम ग्रांड प्री हो चुकी है, तो इस तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं कि किसने कौन सी ग्रांड प्री विन की, ठीक है। एट द रेड बुल रिंग कन्वर्टिंग पोल पोजीशन इनटू इट्स 7th फॉर्मूला 1 विक्ट्री। तो चार्ल्स लेक्लेर्क की तो 9th विक्ट्री थी, सिंगल रेस विक्ट्री, इनकी है 7th विक्ट्री, और एज आई टोल्ड यू ही प्लेस फॉर मर्सिडीज, ठीक है। तो इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। इन्होंने किसे डिफीट करा है, कौन आए हैं सेकंड? द वन एंड ओनली मैक्स वर्स्टैपेन, 4 times वर्ल्ड कप चैंपियन, ऑलराइट, सो या एंड मैक्स वर्स्टैपेन Red Bull car. You must be knowing that. He plays for Red Bull. George Russell for Mercedes and Charles Leclerc for Ferrari. Right, for Ferrari. Now, we are done with the 4th current affairs. We are heading towards awards and honors, right? So, let's talk about this gentleman, the renowned American filmmaker, James Gray. ये बहुत ही ज्यादा न्यूज में रही है, ठीक है, you must watch it, paper title. He will receive the Pardo alla Carriera Honorary Career Pardo Award at the 79th Locarno Film Festival. सबसे पहले, what was the venue of Locarno Film Festival? The right answer is Switzerland. आपको पता है ये करंट अफेयर तो इंपॉर्टेंट है ही, but who is the first Indian to get Locarno Film Festival in the year 2024? He was none other than Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan is not only the first Indian but the only Indian so far to win the Locarno Film Festival of the year 2024. 2026 का मिला है जेम्स ग्रे। You must be thinking यार what दिया जाता है? सिंपल सी बात है, सिनेमा जगत में जब आप एक कंट्रीब्यूशन करते हैं अपनी फिल्म्स के थ्रू या अपनी एक्टिंग के थ्रू, तो ये अवार्ड से आपको सम्मानित किया जाता है। जैसे ये तो एक्टर है शाहरुख खान, ये है फिल्म मेकर, ठीक है। इन्हें ऑनर किया है इनकी फिल्म पेपर टाइगर के लिए,
Ray is acclaimed for films including, इसके अलावा भी कुछ amazing films जिनकी Little Odessa, We Own the Night, The Immigrant, The Lost City of Z, Ed Astra and Armageddon Time, etc. 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 Important है, उससे भी ज़्यादा important factor ये है, ठीक है आप लोगों के लिए. So yeah, let's move to the next one. One of the most important current affairs is this International Booker Prize. और ये आपको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बताऊंगी क्योंकि ये एग्जाम में बहुत आता है. I've seen so many candidates getting confused between Booker's Prize and International Booker Prize. Let me clear the confusion for all of you today. ये इंट्रोड्यूस हुआ था 1969 में और ये इंट्रोड्यूस हुआ था कई सालों बाद 2005 में. ये उन बुक्स और ऑथर्स को रेफर करता है या ऑनर करता है जिन्होंने ओरिजिनली अपनी बुक्स या नॉवेल्स लिखी है लैंग्वेज इंग्लिश में. इंटरनेशनल बुकर प्राइज में आप कोई भी बेसिकली किसी भी लैंग्वेज में बुक या नॉवेल या अपना ट्रैवल व्लॉग लिख सकते हैं, बट उसको ट्रांसलेट करा जाता है. इट हैज बिन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. ठीक है, सबसे पहला तो डिफरेंस आई होप आप समझ गए. मैं आपको ऑलरेडी पुरानी क्लासेस में बता चुकी हूँ बिकॉज इस साल का बुकर प्राइज तो अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट 2026 का इंटरनेशनल बुकर प्राइज अराउंड हो गया है. यांग शुआंग ज़ाई फॉर, अब देखा ना इन्होंने लिखा था चाइनीज में, इनका नाम है बुक का ताइवान ट्रैवल लॉ. ताइवान ट्रैवल लॉ, ठीक है. और इसको बेसिकली ट्रांसलेट करा है लिन किंग ने. और ये जो इंटरनेशनल बुकर्स प्राइज की राशि है इसको हाफ डिवाइड करा जाता है राइटर, ऑथर या फिर मतलब जो ऑथर है उनमें और ट्रांसलेटर में. ठीक है, हाफ डिवाइड होता है. ये देखिए ना, पाउंड स्टर्लिंग 1 लाख, 50,000 टू द ऑथर एंड द अदर 50,000 टू द ट्रांसलेटर. अपार्ट फ्रॉम दैट, ये बैकग्राउंड समझने के बाद करंट अफेयर पे एक बार इसको समझते हैं, इस पे डेप्थ में इसको देखते हैं. 2027 से नॉट दिस ईयर बट अनाउंस इसी ईयर हो गया है, तभी न्यूज में है जुलाई में कि इंटरनेशनल बुकर प्राइज का न्यू नेम होगा द बकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज. मतलब ये नया प्रीफिक्स ऐड हुआ है अंडर अ 10-year पार्टनरशिप विद बकमैन फिलैंथ्रोपीज. तो इंटरनेशनल बुकर प्राइज ने एक्चुअली बकमैन फिलैंथ्रोपीज के साथ बेसिकली एक पार्टनरशिप साइन की है और इस पार्टनरशिप के अंडर बकमैन फिलैंथ्रोपीज चाहती है कि इन अवार्ड्स को बोला जाएगा द बकमैन इंटरनेशनल बुकर प्राइज. ठीक है, एनुअल प्राइज मनी, ठीक है, अब पहले मिलती थी पाउंड स्टर्लिंग, अब हो जाएगी 1 लाख और इसको इक्वली शेयर किया जाएगा. ठीक है, तो ये कर दीजिए आप, इट शुड बी दिस. ओके, founded by Diane Buckman, the philanthropic organization. It's an organization जो कि काम करता है लिटरेचर, एजुकेशन और हेल्थ केयर. ठीक है, बुकर प्राइज में रीटॉक बेसिकली अबाउट लिटरेचर. Chaired by Katie Kitamura in 2027, the award continues recognizing outstanding translated fiction published in the UK और Ireland. ठीक है, अगर ट्रांसलेटेड नहीं होगा तो उसी को क्या बोला जाएगा, बुकर प्राइज, और अगर ट्रांसलेटेड होगा इंग्लिश में तो दैट बिकम्स इंटरनेशनल प्राइज. इसका नया नाम 2027 से होगा द बकमैन बुकर प्राइज. ऑलराइट, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर. पहले आपसे एग्जामिनर पूछ सकते हैं which Nobel Prize is known as the Field Medal. So the Nobel Prize for Mathematics is also known as the Field Medal. So what if the examiner gives you Field Medal rather than giving you the name Nobel Prize for Mathematics? तो कंफ्यूज मत होइएगा. ठीक है, जो मैथमेटिकल अचीवमेंट्स हैं या फिर जो मैथमेटिक्स के फील्ड में जिन लोगों ने कुछ अचीव किया है उनको ऑनर किया जाता है. नोबेल प्राइज फॉर मैथमेटिक्स 2026 एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 मैथमेटिशियन को दिया गया. ठीक है, देखते हैं इनके बारे में, समझते हैं. दे ऑल आर अंडर द एज ऑफ 40 दो. तो वन इज होंग वैंग. होंग वैंग इसीलिए इंपॉर्टेंट नाम है थोड़ा
क्योंकि बनती है तीसरी महिला जिनको अवार्ड मिला है, मतलब इससे पहले ओनली 2 women got this field medal or the Nobel Prize for Mathematics. The other 3 are men, Ye Dang, John Pardon and Jacob Zimmerman. All right. So एक बार आप इसे go through करिए. Let's move forward. You know what? कभी भी किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे जब भी आप करंट अफेयर का क्वेश्चन देखते हैं या कोई स्टेटमेंट देखते हैं, the first thing you should note is the headquarters as well as the founding year. ये establish हुई थी 1967 में. What is the full form of WIPO, World Intellectual Property Organization, which is headquartered at where most of the international organizations are headquartered, Geneva, Switzerland. यहाँ पे तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन तक क्या है, headquartered है, right? So the World Intellectual Property Organization hosted its flagship Global Award ceremony, और ये ceremony कब हुई? 10th of July 2026. ठीक है? The objective is to explicitly celebrate the spirit of entrepreneurship and startups and spotlight small and medium enterprises, SMEs, that use IP, that is intellectual property, to commercialize innovative products while driving social impact. Because as I already told you, the founding year 1967. देखिए, जरूरी नहीं है ये करंट अफेयर एग्जैक्टली आए. ट्रस्ट मी, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट. ये करंट अफेयर उतना इम्पोर्टेंट होल्ड करता भी नहीं. बट इम्पॉर्टेंट ये है स्टूडेंट्स कि अगर क्वेश्चन या करंट अफेयर उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो कई बार जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मेंशन हुई है उसका बैकग्राउंड पूछ लिया जाता है. What is the objective of WIPO? All right, where is it headquartered? When, what was the year when it was formed? So basic आपको ये nitty-gritties पता होनी चाहिए. ठीक है? Now we are heading towards the next category, which is important days and themes. Again, in questions में in current affair के statements में आपको सिर्फ 2 चीजें समझनी है. One is that day when we are celebrating or commemorating a specific day, and the theme. All right. तो कुछ जुलाई के इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट डेज एंड थीम्स हम कवर करने जा रहे हैं. स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट, द इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स 2026. सबसे पहले व्हेन डू वी ऑब्जर्व इट? 4th of July 2026. Now what's the theme for this year? Because the theme changes every year. So please don't make this mistake that you're thinking probably this is the theme for every year. No, it's the theme for 2026, and the theme is Cooperatives for a Peaceful World. ऑब्जेक्टिव समझते हैं. क्योंकि इसको रिकग्नाइज करा है यूएनओ ने. अब यूएनओ का कई बार पूछ लिया जाता है फाउंडिंग ईयर. सो इट वाज फॉर्म्ड इन 24 अक्टूबर 1945. ऑलराइट. हेडक्वार्टर्ड एट, मैंने बोला ना कि कोई भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले आपको हेडक्वार्टर और फाउंडिंग ईयर पता होना चाहिए. और जो ये यूएनओ है ये कब से रिकॉग्नाइज कर रही है? 4th जुलाई को एक इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स की तरह 1995 से. तो 1995 में ही यूएन ने कह दिया था कि 4 जुलाई विल बी कमेमोरेटेड एज इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स. The day highlights cooperatives' contribution to social justice, democratic participation, financial inclusion, women empowerment, employment generation, rural development and sustainable agriculture. There are so many objectives, all right? यहाँ पे cooperate करना है हर nation. Guided by the International Cooperative Alliance, ISA इसको guide करता है, and COPAC, the observation or the observance promotes people-centered governance, state, shared ownership and community-driven development while supporting the UN Sustainable Development Goals. ये बहुत important है, जो कि रियो डी जेनेरियो में डिसाइड हुए. ठीक है? So basically 4th of July with the theme Cooperatives for a Peaceful World. All right, very very important for your exam. समझते हैं current affair. Okay. When do we celebrate World Population Day? See, India has surpassed China a few years ago and we've become the most populous country, right? So World Population Day पे question आना, this is the common thing.
हर साल 11 जुलाई को we all or we worldwide celebrate World Population. It's to raise awareness about population issues, reproductive health, family planning, gender equality, and sustainable development. These are the major or the key objectives. The 2026 theme is, which is very important, realizing the hopes and aspirations of young people today and in the future. It was established by UNDP, that is United Nations Development Program. 1989 से देखिए UNDP is a very important or you can say arm or a unit of UNO. So UNDP decided to celebrate this World Population Day since 1989. The observance encourages investment in education, healthcare, reproductive rights and youth empowerment. So ये बहुत जरूरी है ना जानना कि ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है, और एक कंट्री की या एक रीजन की पॉपुलेशन को किस तरीके से हम एक पर्सपेक्टिव या एक गोल के साथ अच्छे से चैनलाइज कर सकते हैं, राइट? सो इम्पोर्टेंट थीम, इम्पोर्टेंट डेट, इम्पोर्टेंट. वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे, वी विल डेफिनेटली कवर दैट, बट एग्जाम में हमेशा एक क्वेश्चन आता है, मैं आपको वो बता दूं. नेशनल यूथ डे. नेशनल यूथ डे स्वामी विवेकानंद की बर्थ एनिवर्सरी 12 जैन को हर साल सेलिब्रेट करा जाता है, ठीक है. तो आपके लिए होमवर्क ये है कि आप थीम देखेंगे 2026 नेशनल यूथ डे. नाउ वी विल बी कवरिंग द वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे. इट्स ऑब्जर्व्ड ऑन 15th जुलाई 2020. Every year to celebrate World Youth Skills Day on 15 July 2026. थीम क्या थी? Skills for a shared youth. ये भी स्टैब्लिश की है यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली UNGA ने, and we've been celebrating it since 2014. Alright, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कब से सेलिब्रेट करें. The day promotes technical, vocational, digital and the skills among young people. It highlights technical and vocational education and training, which is known as TVET. All right, lifelong learning, entrepreneurship, and employability. The 2026 theme it basically emphasizes on AI, that is artificial intelligence, digital transformation, green economy skills, innovation, and collaboration among governments, industries, and the educational institutes to build a future-ready workforce to achieve SDGs. All right, so important है, ऑब्जेक्टिव बहुत ही important है, यूथ स्किल्स डे की थीम और उसका. ऑल राइट, चलिए बात करते हैं एक हेल्दी ब्रेन की, बिकॉज वी गोना डिस्कस वर्ल्ड ब्रेन डे. When do we celebrate World Brain Day? Every year on 22nd July. What was the theme of 2026? Brain health, access for all, led by the World Federation of Neurology. मतलब who led this theme or who led this day? The WFN, which is World Federation of Neurology. The campaign promotes awareness of neurological disorders, early diagnosis, prevention, and treatment. Apart from that, okay, so apart from that, it also talks about rehabilitation and equitable access to brain health care, because brain is everything to a human body, right? Highlighting conditions such as stroke, epilepsy, and migraine. So the most important factor is undoubtedly the theme and the day, and organized by which federation? That is World Federation of Neurology. All right, this is a snake, right? Examiner often asks World Cheetah Day, World Tiger Day. So this one is also very important, World Snake Day. We celebrated every year on 16th of July to raise awareness about the ecological importance of snakes. See, they are very very important. जब भी हम बात करते हैं
इकोसिस्टम की, तो every species counts equally, right? So the importance of snakes is again an important thing for ecology. And what was the theme? Okay, if theme is not been mentioned, that means sometimes there are certain days जिनकी themes नहीं होती, right? तो वो करने की जरूरत नहीं है। ये कब establish हुआ, ये particular day कब से celebrate करा जा रहा है World Snake Day? 2009 से, all right? And it basically highlights the role of snakes in maintaining ecological balance by controlling rodent populations. ये सबसे important है। स्नेक नहीं होंगे तो rodents को feed नहीं करेंगे और उससे rodents की population बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, enhance हो जाएगी। India is home to nearly, India में ही in fact 300 different varieties हैं, species हैं snakes की, many protected under the Wildlife Protection Act 1972. Now this data is very important. Examiner आपसे ऐसी question पूछते हैं that when do we celebrate wildlife protection, when do we celebrate World Snake Day, or the other question will be what was the year of Wildlife Protection Act of India? So the year is 1972. The day also aims to dispel myths and promote scientific understanding. See, there are so many myths against snakes, right? So basically सारी जितनी भी myths हैं उनको bust किया जाता है और snake की importance को discuss किया जाता है World Snake Day. Now the other is World Zoonosis Day. Now how is it important? पहले तो ये है क्या, ये समझते हैं। What are zoonotic diseases? जो animals के through humans को transfer होते हैं, ठीक है? So World Zoonosis Day होता है every year 6th of July to raise awareness about zoonotic diseases transmitted between animals and humans. ठीक है, इसके कुछ examples हैं जैसे कि Lyme disease, or you can say ringworm, and the very known rabies. These are all examples of zoonotic disease. In fact, COVID को भी because of raccoon dogs वो फैला था, ऐसा reports ने showcase किया है, तो consider करा जाता है उसको भी एक zoonotic disease में ही, ठीक है? The day commemorates Louis Pasteur's successful administration of the first rabies vaccine. Very very important. This date is very important because पहली वैक्सीन जो रेबीज के अगेंस्ट थी, नाम क्या है? लुइस पास्चर, जिन्होंने उसको बेसिकली एडमिनिस्टर किया, ठीक है? और डेट भी क्या थी? 6 जुलाई 1885। तभी जूनोटिक डे या जूनोसिस डे भी 6 जुलाई को ही सेलिब्रेट होता है। अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि मैंने अभी बताया जेनेवा में हेडक्वार्टर्ड है, 60% ऑफ ह्यूमन इन्फेक्शंस आर बिकॉज ऑफ एनिमल्स। मतलब 60% जो ह्यूमन को डिजीज होते हैं वो किसके थ्रू होते हैं या किसकी वजह से होते हैं? एनिमल्स की वजह से होते हैं। तो इसीलिए एक अवेयरनेस के लिए बेसिकली वर्ल्ड जूनोसिस डे सेलिब्रेट करा जाता है एवरी ईयर 6th of July, ठीक है? नो पर्टिकुलर थीम ऑफ दिस डे एज वेल। नाउ वी आर गोना डिस्कस बुक्स एंड ऑथर्स। दैट्स द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ आवर करंट अफेयर्स। अ बुक बाय सोफिया स्मिथ गेलर, हाउ टू किल अ लैंग्वेज। देखिए मैं आपको लिंग्विसाइड समझाती हूँ, ये तो आप याद कर ही लेंगे ना कि ये जो बुक है पर्टिकुलर जिसका नाम है हाउ टू किल अ लैंग्वेज, वो लिखी है सोफिया स्मिथ गेलर ने। बट व्हाट डिड शी रिटन अबाउट लिंग्विसाइड? एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का सुसाइड इज नोन एज लिंग्विसाइड। लेट्स से किसी एक पर्टिकुलर रीजन में एक लैंग्वेज बिल्कुल अपना स्थान खो चुकी है, यूज में ही नहीं है, या उसको जबरदस्ती आउटकास्ट कर रहे हैं, तो उसी को लिंग्विसाइड बोलते हैं। सो इस बुक में जो एंडेंजर्ड लैंग्वेज है ना, लोकल लैंग्वेज, उन्हीं के बारे में मेंशन, बिकॉज उन्होंने अपनी हेरिटेज को लॉस्ट कर दिया उन लैंग्वेजेस ने, ठीक है? तो इन्होंने बेसिकली उस पे चर्चा की है इस बुक में, और इन्होंने हमें इंपॉर्टेंस बताई है हमारे लोकल लैंग्वेजेस की कि लिंग्विसाइड शुड नॉट हैपन बिकॉज देयर आर सो मेनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम लिंग्विसाइड। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? सो इंपॉर्टेंट है सोफी स्मिथ गेलर की बुक हाउ टू किल अ लैंग्वेज। The other international book is a book by Bill Browder, and what is the name of the book? Freezing Order. ये रियल लाइफ पे बेस्ड बुक है और that's something very important. जुलाई 14 को रिलीज किया गया है। एक सॉर्ट ऑफ पॉलिटिकल थ्रिलर और मेमोयर है, ठीक है? इसमें बेसिकली ब्राउडर बता रहे हैं कि किस तरीके से बहुत सारे केसेस पाए गए हैं मनी लॉन्ड्रिंग के, सैंक्शन इवेशन के, और इंटरनेशनल कुछ इस तरीके के इशूज जहाँ पे बहुत हाई लेवल करप्शन देखा गया है, इसको कभी कोई डिस्कस नहीं करता। इन्होंने एक हिस्ट्री तक शेयर की व्लादिमीर पुतिन की, ठीक है, रिलेटेड टू दिस थिंग।
So it's a book based on that. Freezing Order, a true story of money laundering, murder, and surviving Vladimir Putin's wrath. Okay, so with a lot of courage, he has published this book. So important for the exam. Okay, Freezing Order. And the last category for the day, which is environment. After that, we'll be finishing the current affairs. Okay, what is this? The UN Weather Agency issues critical global alert over super El Nino. Very very important. एक तो UN Weather Agency ने कहा है, और El Nino ज्योग्राफी के अगर आप नजरिए से देखें तो बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है. ठीक है. ऑन जुलाई 31 ये जो वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अलर्ट दिया है कि देयर आर हाई चांसेस सुपर एल नीनो इफेक्ट शुरू होने वाला है. ठीक है. दे हैव वार्न्ड दैट एल नीनो क्लाइमेट पैटर्न इज रैपिडली स्ट्रेंथनिंग. द एजेंसी प्रोजेक्टेड सीवियर एटमॉस्फेरिक चेंजेस फ्रॉम अगस्त टू अक्टूबर. मतलब अगस्त टू अक्टूबर बहुत चेंज है. थोड़ा सा आपको एक बैकग्राउंड देती हूँ एल नीनो के बारे में. ये एक ऐसा क्लाइमेट पैटर्न है जिसमें अचानक से जो वाटर है, स्पेशली पैसिफिक ओशन का, ठीक है, वो बहुत बहुत ज्यादा वार्म हो जाता है. ऑलराइट. और इस वजह से साउथ अमेरिका में तो फ्लड और इवन हैवी रेन की सिचुएशन हो जाती है. बट ये जो एशिया इंडोनेशिया है, ठीक है, यहाँ पे बेसिकली बहुत ज्यादा ड्रॉट की सिचुएशन, बहुत ज्यादा सूखा ड्राई सा क्लाइमेट हो जाता है. एक जगह तो फ्लड की सिचुएशन, बहुत ज्यादा हैवी रेनफॉल, और दूसरी जगह बेसिकली एक ड्रॉट की कंडीशन आ जाती है. दिस इज नोन एज एल नीनो. ठीक है. पानी इतना वार्म हो जाता है. ठीक है. और इसी को किसने अलर्ट किया है? बेसिकली ये अलर्ट किया है वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WHO. ऑलराइट. एंड विद दैट we are heading towards the last current affair of the day, and let's talk about the mangroves. Okay, so first of all, world के, इंडिया के नहीं, world के largest mangrove forest, you must be knowing that, Sundarban deltas, right? Sundarban deltas. So in the month of July, to mark the International Day for the Conservation of Mangroves, ये कब होता है? 26th of July every year. The Global Mangrove Alliance published its comprehensive tracking report. एक रिपोर्ट जारी की. इसमें इन्होंने दिखाया कि ये जो मैंग्रोव्स लॉस है, इसको एक हद तक कम किया गया है. जैसे कुछ 12% कम कर दिया गया है, क्योंकि ये जो कम्युनिटी रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है बहुत ज्यादा केयरफुल हो गए. ठीक है. तो उस वजह से जो लॉस हो रहा था वो 20% को रिड्यूस हो गया. लेकिन एक प्रॉब्लम है, एक थ्रेट है कि ये जो 20% है, मतलब बहुत ही कम अब क्या रह गए हैं? टाइडल फॉरेस्ट रह गए हैं. ठीक है. सो दे स्टिल पोज एन एसेंशियल थ्रेट टू 20% ऑफ द वर्ल्ड रिमेनिंग टाइडल फॉरेस्ट. तो अगर धीरे धीरे कम हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं इकोलॉजी की, हमारी जो इकोसिस्टम है, जो इकोलॉजी है, वो डिसबैलेंस हो जाएगी. राइट. तो इसी का ध्यान रखते हुए इस रिपोर्ट को जारी किया गया. इस करंट अफेयर से सबसे इंपॉर्टेंट यही पूछा जाएगा कि इंटरनेशनल डे फॉर द कंजर्वेशन ऑफ मैंग्रोव्स कब सेलिब्रेट करा जाता है? तो द डे इज 26th of July every year. Okay, with that we have finished all the categories of international current affairs. Okay, with that I just want to revise all of them. We have done all the current affairs in depth. There's not only a single line of current affairs which comes in your examination nowadays. They basically ask you multiple statements. All right. So what I basically want is कि जब भी आप current affairs को, be it sports, be it science and tech, be it defense, be it international, national, state, environment, conference, summit, तो कोई भी current affair को depth में analysis करना बेहद जरूरी है. With that, I wish you all the luck. Take care.